स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मेनली पीईटी और यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें पूरा आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारा पीईटी का एग्जाम होने वाला है और आई नो कि आप सभी लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। तो लास्ट टाइम में ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है। तो पहला जो कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो जो संविधान सभा बनाई गई थी वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं कराया गया था, वह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही बात है। और अगला क्या कहता है कि वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप जानते होंगे प्रारूप समिति जो कि बहुत ज़्यादा पूरे संविधान सभा के लिए इम्पोर्टेंट समिति थी। तो ध्यान रखना है। तो इसमें 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4, 1, 3 और 4 जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। तो देख लेते हैं, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि? तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी वजह से जो भारत है वो संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो बहुत ही फेमस हमारा ट्विटर जो है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर हैं। तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई वो 2006 में ट्विटर सेवा इंटरनेट पर आरंभ की गई थी। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब बीएचयू की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? ध्यान रखना है, 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाता है? तो ये तो कोई भी बताएगा, क्योंकि पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ किस में होती है? तो भारतीय रेलवे में होती है, खासकर जनरल डिब्बे में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे भारतीय रेलवे जो है वो वर्ष में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को ले जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक को विजेता घोषित किया गया था? तो 2007 में जो ताजमहल है इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। विश्व के 7 आश्चर्यों में से मतलब विजेता घोषित किया गया ताजमहल को। आपको पता ही है ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपने सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए करवाया गया था, जो कि आगरा में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। चित्तू पांडे जो हैं इनको शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? 1942 में बलिया में भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें इन्होंने अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये अपने आप को गांधीवादी मानते थे और इसीलिए इन्हें शेर ए बलिया के नाम से भी जाना जाता है। बलिया जो जिला है ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बात करें परीक्षा बांध की तो झांसी जो है, झांसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। 25 किलोमीटर की दूरी पर है झांसी से। किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो ये भी ध्यान रखना है, परीक्षा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा बिजली उत्पादन के लिए इसका निर्माण कराया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1806 में। 1806 10 जुलाई डेट भी याद रख लेते हैं, 10 जुलाई 1806 में वेल्लोर विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह जो हुआ था वो भारतीय सिपाहियों के द्वारा किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उस टाइम अगर बात करें तो जॉर्ज बार्लो जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। जॉर्ज बार्लो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब बात करें हम थोड़ा सा कि ये विद्रोह हुआ क्यों था, तो इसका कारण ये था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को ये मना कर दिया कि आप किसी भी धार्मिक प्रतीक को नहीं पहनेंगे। तो हमारे यहाँ रिचुअल्स जो होते हैं उन्हें बहुत मानते हैं हम ताबीज़ और इन सब चीज़ों पे भी विश्वास करते हैं, और उस टाइम तो और ज़्यादा होगा। लेकिन इन लोगों ने मतलब अंग्रेज़ों ने मना कर दिया भारतीय सैनिकों को कि आप कोई भी ऐसी धार्मिक प्रतीक को नहीं पहनेंगे। तो इसी वजह से ये विद्रोह किया गया था 1806 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका डेट भी याद रखिएगा 20 अगस्त, क्योंकि अब आजकल डेट भी बहुत पूछ रहा है। तो 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इस ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, जैसे कि सती प्रथा, बहुपति विवाह, अस्पृश्यता, वेश्यागमन, जाति प्रथा, इन सभी को समाप्त करना ही ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य था। तो इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राजा राम मोहन जी के द्वारा 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, ऐसा क्यों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र हमारा जो होता है वो पैरों में होता है, और इसी वजह से एक के बजाय दो बाल्टियों में अलग अलग पानी को ले जाना दोनों हाथों में ज़्यादा आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? ध्यान रखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे गिरती है तो वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे तो बोलते हैं परावर्तन। अब बात करें, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ये तो हो गया परावर्तन, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये जानना होगा कि अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश आता है, किसी चिकने तल से टकरा रहा है और वो उसी माध्यम में प्रवेश कर जा रहा है, मतलब उसी माध्यम में नहीं, मतलब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रहा है, तो इसे अपवर्तन बोलते हैं। अब ऐसा किया जाए कि जो ये कोण है इसको बोलते हैं आई। इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतन कोण के नाम से इसे जानते हैं। आपतन कोण के मान को आप इधर क्या करिए, घटाते जाइए, इधर ले आते जाइए, बढ़ाते जाइए मेनली, तो इधर करते जाइए, और करते करते क्या होगा कि एक टाइम के बाद जब ये इस पे आएगा तो इस पे आएगा, और इसके बाद थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे तो ये वाला जो कोण है ये क्या हो जाएगा, इसी माध्यम ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अपवर्तन के बजाय क्या होने लगेगा? परावर्तन होने लगेगा। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की तो शॉर्ट में इसको बताने की, बट मैं इसे अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत इससे एक सेपरेट वीडियो ला करके इन सभी टॉपिक को मैं कवर कर लूँगी। बहुत ईजी तरीके से, ट्रिक से आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? तो इसमें जो कवक है ये अजैविक नहीं है, ये एक जैविक है, ये एक जीव है। बात करें कवक, इसको फफूंद के नाम से भी जानते हैं। जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनसे अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। और बात करें तो इन्हें पादप जगत में रखा गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो पादप जगत में वर्गीकृत किया गया है। समस्त जीवों को आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कितने भागों में? 5 जगत में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5 भागों में विभाजित किया गया है, और फंजाई जगत जो है इसमें कवक आते हैं।
अगला अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा खादर और भाबर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर और भाबर एक जलोढ़ मिट्टी का उदाहरण है, मतलब ये क्या होते हैं, ये मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी हैं। आप जानते हैं कि भारत की जो भूमि है उस पर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसमें भी जलोढ़ मिट्टी में दो तरह की मिट्टियां देखने को मिलती हैं, खादर और भाबर। अब ये क्या होती हैं? जो खादर मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नदियां होती हैं वो नए नए तत्व ले आकर के इकट्ठे करती हैं और नया मिट्टी होता है ये खादर। और इसी वजह से ये क्या होता है, इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध होती हैं जो भी एक पौधों के अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी होता है। तो खादर जो होता है वो उपजाऊ होता है। लेकिन जो भागर मिट्टी होती है ये पुरानी मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा इकट्ठा की जाती है, लेकिन ये पुरानी मिट्टी होती है, मतलब थोड़े टाइम बाद की मिट्टी होती है। इस वजह से क्या है, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी बहुत अधिक पहुँच नहीं पाता और इसकी वजह से सारे मिनरल्स जो होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन हाँ मिनरल्स की इसमें कमी होती है, उपजाऊपन इसमें कम होता है। तो ध्यान रखना है, खादर उपजाऊ है और भागर क्या है, उपजाऊ नहीं है। ये दोनों जलोढ़ मिट्टी ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो जो हमारा संगमरमर है ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कायांतरित सेल होती क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बात करें तनामी रेगिस्तान की तो सबसे पहले हम आंसर जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। इसकी अगर थोड़ी सी बात करें तो आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस रेगिस्तान सुने होंगे, द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, उसके ये पूर्व दिशा में स्थित है। इस रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 37,500 वर्ग किलोमीटर है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त प्रगतिशील संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2004 में यूपीए मतलब संयुक्त प्रगतिशील संगठन की स्थापना हुई थी। भारत की एक फेमस पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है ये इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश जो है इसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। तो संयुक्त प्रांत को 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और इसी वजह से 24 जनवरी जो है वो ऐसा दिवस है, मतलब ये इसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। तो सबसे पहले हम इसके थोड़े आंसर को जान लेते हैं। आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को फलकनुमा पैलेस का घर कहा जाता है। इसे अन्य भी नामों से जाना जाता है, निजाम का शहर, मोतियों का शहर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निजाम का शहर और मोतियों का शहर। अब इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। तो ये जो है ये कुतुब शाही परंपरा के जो 5वें शासक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने अपनी प्रेमिका थी उनकी भागमती, उनको इन्होंने उपहार स्वरूप पे भेंट किया था। तो ये ध्यान रखना है। और ये पड़ता कहाँ है, हैदराबाद जो है वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। आई होप की चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। मूसी नदी के किनारे है, तेलंगाना की राजधानी है और दक्कन के पठार पर जो मूसी नदी है उसके किनारे स्थित है। खूबसूरत शहरों में से एक है। कुतुब शाही परंपरा के जो 5वें शासक थे कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट किया था ये भागमती को। इसे निजाम का शहर, मोतियों का शहर, इन नामों से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिले होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। तो भारत द्वारा 1975 में जो पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था उसका नाम आर्यभट्ट था। इसकी अगर बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जो हमारे यहाँ के आर्यभट्ट थे, उनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो आर्यभट्ट के नाम पे ही ये पहला अंतरिक्ष यान उनका नाम रखा गया था। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान जो था इसके द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर सोवियत संघ द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। कॉस्मोस 3M के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो इसकी बात करें तो ये है क्या, जो ये गलियारा है
ये माल ढुलाई के लिए मेनली बनाया गया था। किसके लिए? माल ढुलाई के लिए बनाया गया था। और इसकी जो लंबाई है वो 1839 किलोमीटर है, तो इसको ध्यान रखना है, 1839 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब थोड़ी सी इसकी बात कर लें तो ये जो लाइन है वो भारतीय रेलवे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक मिनट, इस कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया था। और ये एक भारत में माल ढुलाई का सबसे बड़ा गलियारा है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है, तो इसे ध्यान रखना है। 1839 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो विटामिन सी, खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। तो स्कर्वी रोग क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा अगर खट्टे फलों का सेवन हम करते हैं। अब इससे हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया, डिबिलिटी, थकावट, सहज रक्तस्राव और अंगों में दर्द, शरीर के कुछ अंगों में विशेष रूप से पैरों में सूजन, कभी कभी मसूड़ों, दांतों का नुकसान होना, इन सभी बीमारियों का अंत किया जा सकता है खट्टे फलों के खा करके, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और ये जो लक्षण मैंने बताए ये विटामिन सी की कमी से देखने को मिलती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो इसे ध्यान रखना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला अपना क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वाष्पीकरण होता क्या है? कोई भी जब हम द्रव को हीट देते हैं, द्रव को गर्म करते हैं, तो वो गैस अवस्था में जब परिवर्तन होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण के नाम से जानी जाती है। अगला अपना क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये भारतीय विश्व सांस्कृतिक धरोहर है उसकी सूची में ये शामिल नहीं है। बाकी जो हैं हमारे एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये सभी क्या हैं? भारत के यूनेस्को भारत नहीं, विश्व की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में ये शामिल है यूनेस्को की। तो इसे ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट अपना क्वेश्चन बताना है कि मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके बारे में मैंने बहुत ही एक डिटेल वीडियो बनाई है। भारत के जितने भी नेशनल पार्क है, प्राणी अभ्यारण्य हैं, उन सभी के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, कहाँ पे हैं और कब इनका निर्माण किया गया था। तो उसके जाके एक बार आप ज़रूर चेक करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।